हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको मुग़ल शासकों की दक्षिण नीति के बारे में बताया, उनकी समीक्षा करी और अकबर और औरंगजेब की दक्षिण नीति में तुलनात्मक अध्ययन किया। इन सारी बातों के बारे में बताया। तो हम देखते हैं कि आज हम आपको मुग़लों की उत्तर पश्चिम सीमांत नीति के बारे में बताएंगे, अर्थात मुग़ल शासकों की काबुल कंधार के प्रति, भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा के प्रति क्या नीति थी, उस क्षेत्र में वर्चस्व स्थापित करने के क्या उद्देश्य थे और उस क्षेत्र में क्या आवश्यक था। तो इन सारी बातों के बारे में हम बताएंगे। हम देखते हैं जब भारत में बाबर ने विजय प्राप्त की, तो विजय प्राप्त करने से पहले बाबर इस उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र पर ही अधिकार करके दिल्ली की ओर आगे बढ़ता है। हम देखते हैं बाबर के पास ये समस्त क्षेत्र उसके अधिकार क्षेत्र में था। इसके बाद हम देखते हैं कि हुमायूं ने भी भारत से पलायन करने के बाद जब पुनः भारत में आगमन होता है तो कंधार काबुल पर अधिकार करते हुए ही ये आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि काबुल कंधार पर अधिकार रखना भारत के लिए इसलिए आवश्यक था कि मध्य एशिया की ओर से होने वाले उज़्बेकों के आक्रमण से या फारस के दबाव से बचने के लिए भी काबुल और कंधार पर अधिकार आवश्यक था। काबुल पर मध्य एशिया के उज़्बेक इंटरेस्टेड थे और कंधार में फारस का इंटरेस्ट बना हुआ था। तो हम देखते हैं इसके लिए क्या होता है कि जो भारत में और काबुल तक जाने वाले बीच में जो दर्रे थे, उस क्षेत्र में, इस समस्त क्षेत्र में यूसुफजई, गिलजई और अफरीदी, खट्टक जैसी जनजातियां रहती थीं। इन पर नियंत्रण बनाए रखना आवश्यक था। इन पर नियंत्रण के लिए ही इस क्षेत्र पर अधिकार आवश्यक था। इसके लिए होता क्या है, देखिए, भारत का अगर पश्चिम क्षेत्र में व्यापार जाना था, मध्य एशिया के लिए व्यापारिक मार्ग खोलने थे, या यूरोप के लिए जो चीन से होते हुए व्यापार होता था, इसके लिए भी काबुल कंधार पर अधिकार रखने के लिए भी इस समस्त क्षेत्र पर अधिकार आवश्यक था। तो इसके लिए मुग़लों के द्वारा एक आक्रामक नीति, एक मजबूत सुदृढ़ नीति अपनाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हुमायूं ने जब इस समस्त क्षेत्र पर अधिकार कर लिया है, उसके बाद अकबर के समय में भी इस समस्त क्षेत्र पर मजबूती से अपना अधिकार रखने का प्रयास किया गया है। जब यूसुफजाइयों के विद्रोह होते हैं तो हम देखते हैं कि अकबर के द्वारा राजा मान सिंह को भेजकर इस विद्रोह को दबाया जाता है और काबुल का गवर्नर उन्हें स्थापित किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि राजा बीरबल की मृत्यु भी इन्हीं जनजातियों के विरुद्ध विद्रोह का दमन करने में होती है। जहांगीर के समय में हम देखते हैं कि कंधार का दुर्ग मुग़ल साम्राज्य के हाथ से निकलकर फारस के पास चला जाता है। ये बहुत बड़ी कूटनीतिक और सैन्य विफलता मानी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1639 में ये कंधार का दुर्ग जो होता है फिर से मुग़लों के हाथ में आ जाता है। 49 में पुनः जब ये हाथ से निकल जाता है तो शाहजहाँ के समय में फिर से 3 सैन्य अभियान चलाए जाते हैं। इन 3 सैन्य अभियानों के बाद भी कंधार की विजय प्राप्त नहीं हो पाती है। लेकिन हम देखते हैं कि काबुल को मजबूती से, दृढ़ता से मुग़ल साम्राज्य अपने में मिला के रखता है। औरंगजेब के समय में भी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, संपूर्ण क्षेत्र में, अब देखिए उत्तर पश्चिम क्षेत्र में औरंगजेब के समय में भी मजबूती से अपने नियंत्रण स्थापित किया जाता है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हम देखते हैं अकबर के समय में जब विद्रोह की समस्या बढ़ती है और लगता है मध्य एशियाई शक्तियाँ इस क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकती हैं, तो अकबर के द्वारा क्या किया जाता है, 1598 तक उस क्षेत्र में लगभग 15 साल अटक क्षेत्र में रहकर, इसी जनजातीय क्षेत्र में रहकर अकबर यहाँ पर सुदृढ़ता से अपना नियंत्रण स्थापित रखता है और औरंगजेब के समय में भी इस क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित किया जाता है। लेकिन हम देखते हैं इस क्षेत्र में अधिक नियंत्रण स्थापित करने से इन जनजातियों से, यहाँ के सीमांत लोगों से जो मुग़लों की शत्रुता स्थापित होती है, उस शत्रुता का जो नुकसान होता है वो ये होता है, हानि ये होती है, जब राजपूतों और मुग़लों के बीच में जब संघर्ष होते हैं तो इन पश्चिमी लोगों से मुग़लों को सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता है। इसके अलावा उस उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ज़्यादा उलझ जाने से, अपनी शक्ति को ज़्यादा क्षरण कर देने से ही दक्षिण भारत में कहीं न कहीं मराठों के अभ्युदय में भी इस कारक का योगदान रहता है। तो हम देखते हैं कि उत्तर पश्चिम नीति अगर हम बात करें तो मुग़लों की पूरी तरह से सफल नहीं रहती है, कुछ मामलों में सफल रहती है और आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी असफल भी रहती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मुग़लों की और तमाम धार्मिक नीति के बारे में, मुग़लों की राजपूत नीति के बारे में, मनसबदारी सिस्टम के बारे में, मध्य एशियाई नीति के बारे में भी बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।